कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इधर लिख रखा है कि ये बिहार बोर्ड इतना में पूछा, इतना में पूछा। मतलब ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, पहला में बोला है इन्होंने कि किस माध्यम के अपवर्तनांक का माध्यम मतलब मान होता है, किसी माध्यम के, ऐसे लिखिएगा दोस्त, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। मतलब कोई माध्यम ले लिया और उसका अपवर्तनांक यानी म्यू, इसको पढ़ते हैं म्यू का मान क्या होता है। और मैं बता दूं ये 2 बार पूछा गया, एक बार 2011 में और एक बार 2015 में। तो समझ सकते कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं आप लोग ये तो पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब नहीं भी पढ़े होंगे। ये साइन ए प्लस साइन आर पढ़े हैं क्या? आंसर है नो। साइन आई इंटू साइन आर एकदम नहीं। साइन आर बाई साइन आर आई नहीं है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यानी हम लोग पढ़े ये हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है साइन आई या बटा में साइन आर। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है इन्होंने अवतल लेंस में, किस लेंस में? अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। मैंने हमें बताना है अवतल लेंस में जो आवर्धन है वो किसके बराबर होता है। तो सीधी सी बात है कि ये तो मतलब ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्या होता है? v बाई यू। क्योंकि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, लास्ट वीडियो मतलब लास्ट ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, मतलब v बाई यू। ठीक है, और इसी तरीके से लेंस में भी वो रूल फॉलो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में है कि एक उत्तल लेंस होता है, मतलब एक उत्तल लेंस की जो बनावट होती है वो कैसे होती है, कैसा होता है, ये 2013 में पूछ रखा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सभी जगह समान मोटाई का। ऐसा संभव है? नहीं है। सभी जगह समान मोटाई का नहीं होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ इस तरीके का कुछ होता है। तो कहने का मतलब सही जवाब यही होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है एक उत्तल लेंस। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2013 में पूछा है। मैंने क्वेश्चन बैंक खरीदवाया है आपको, तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके, अगला ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट मतलब ऐसे फालतू का लिख दिया है ताकि आपको मजा आए, ऐसा नहीं है, एकदम रियल लिखा गया है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रखा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, यानी बताना है हमें प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के आपको पता है 1 नियम तो होता नहीं है, 4 नियम तो होता नहीं है, 3 भी नहीं होता है, तो बचा क्या? 2। यानी याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के आपसे 2 नियम है। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में बोल रखा है इन्होंने कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब एक हमें लेंस का नाम बताना है जिससे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर से एक लेंस का नाम बताना है जिससे सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वह लेंस का नाम क्या है? तो बाइफोकल तो हो नहीं सकता, उत्तल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये उल्टा होता है दर्पण की अपेक्षा, दर्पण की मतलब तुलना में उल्टा, क्योंकि दर्पण में उत्तल काल्पनिक बनाता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है। यानी वह लेंस का नाम अवतल लेंस है जो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इस पर बहुत मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, ये 2016 में पूछा था, तो आपको इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि कैसे पूछा है। जैसे इसमें पूछा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मैं हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे की ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो उम्मीद है आप अब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़े ना। ओके, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, अगला क्वेश्चन में बोल रखा है कि किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है हमें। ठीक है, मतलब एक वस्तु है, उसका वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो ऐसे में उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में पूछा है। तो चलिए इसका जवाब समझते हैं। आप पढ़े होंगे दोस्त कि हम उत्तल लेंस में अगर किसी वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहें तो उसे हमें कहाँ नहीं रखना होगा, तो आंसर है लेंस के फोकस पर नहीं रखना होगा, सिंपल। अब आगे ये यानी कि फोकस दूरी के 2 गुने पर रखना होगा। आप समझे होंगे ना, 2f1 पर अगर मैं रखूं तो
उत्तल लेंस के सामने अगर 2f1 पर रखूँ अगर मैं, तो होगा ये कि इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तथा समान आकार का बनेगा। क्लियर है? तो कहने का सीधा सा मतलब यह है दोस्त कि आप ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब बताइए। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्त, आगे बढ़ने से पहले एक बात कि अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और सभी दोस्त लाभ ले सके और सभी का एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस हो, ताकि लॉकडाउन के चलते उन लोग नहीं पढ़े थे तो कम से कम ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पढ़ ले। इसलिए सबको शेयर कीजिए, है ना। और आप लोग भी देखिए, पूरा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने भी नए दोस्त आ रहे हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि रोज़ वीडियो मिलेगा ऑब्जेक्टिव का और आपका प्रिपरेशन बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा, ये मैं दावा लेता हूँ। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर में इन्होंने क्या बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे तो देखा जाए जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 3rd चैप्टर से रिलेटेड है, बट मैं अभी इधर शॉर्टकट में बता देता हूँ, समझिएगा। क्या बोला है, किसी शब्दकोश में, मान लीजिए एक शब्दकोश दिया गया है, उस शब्दकोश में अगर दिए गए छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं, देखे हो ना डिक्शनरी में छोटे छोटे अक्षर दिया गया होता है, तो छोटे छोटे अक्षर को पढ़ते समय हमें कौन सा लेंस, मतलब आप मान लीजिए आप ही शब्दकोश पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी पढ़ रहे हैं ना, अब आप पढ़ रहे हैं, आप बोला जा रहा है आपको कि लेंस लीजिए, कोई एक लेंस ले लीजिए जिससे कि आपकी मतलब पढ़ने में अच्छा लगे और अच्छा लगे, तो आप कौन सा लेंस पसंद करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है और ये 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में इन्होंने क्या बोला है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दोस्त अब हम उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमने क्लोज वस्तु को पढ़ रहे हैं ना, इस कारण से 50 सेंटीमीटर वाला तो लेंगे नहीं। दूसरी चीज़, अवतल तो इसमें होगा ही नहीं, तो आप 50 वाला उत्तल नहीं लेंगे, अवतल तो होगा नहीं, तो बचा क्या, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ये उन्हीं को समझ आया होगा जो पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 3, है ना। वैसे नहीं समझ आया तो मैं चैप्टर नंबर 3 में फिर से इस क्वेश्चन को लाऊंगा और फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरा डिटेल में। अभी बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम ज़्यादा नहीं करके बल्कि कम टाइम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ये मेरा पर्पस है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में क्या है कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, यानी वह पदार्थ का नाम बताना है जिसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। तो मैं बताऊं कि वह पदार्थ का नाम क्या है, तो आंसर है वह पदार्थ का नाम मिट्टी है, जिसका हम मतलब उपयोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। अगला बोला है यदि उत्तल लेंस के सामने, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, तो यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f1 पर रखा जाए, देखिए ये पहले ही वाला क्वेश्चन है, इसी को दूसरे लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है, फिर भी ये पूछा है, फिर भी पूछा है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है, एक क्वेश्चन को 2-3 लैंग्वेज से पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है। हर एक लैंग्वेज से मैं आपको बना करके दूंगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना मना है। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्या बोला है, यदि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को 2f1 पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा अनंत पर। अनंत पर हो ही नहीं सकता। अच्छा 2f2 पर, हाँ बहुत अच्छा, 2f2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। यानी याद रखिएगा, जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f1 पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। ये बात याद कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा है 2012 में, दूसरे लैंग्वेज में मैंने लिख दिया इधर, तो दोनों बात मिला जुला कर के ही है। तो मैं हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और आगे के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। ओके दोस्त, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कहा जाए तो सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्त थोड़ा सा बात करूँ तो मतलब हाई लेवल का बात है, क्लास 12 का बात है, बट एक बार क्लास 10th में कंपार्टमेंटल में पूछा था, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कि कब पूछा था, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन हाँ इतना याद रखिए कि पूछा था ज़रूर। इसलिए बिहार बोर्ड का कोई गारंटी है कब पूछ दे, इसलिए लिख लो, क्योंकि हर एंगल से परफेक्ट बनाना है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ ऑब्जेक्टिव तैयार करो ऐसा कि कोई तैयार करना चाहे
आप लोगों के जैसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। यानी हमें बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो मैं बता दूं दोस्त, पहला नंबर तो लेंस का ही यहाँ पर उपयोग होगा, इतना याद रखिएगा। इसलिए दर्पण में से दोनों ऑप्शन गलत है, दर्पण का दोनों ऑप्शन गलत है। अब बचा उत्तल की अवतल, तो मैं बता दूं दोस्त, आप जाइएगा जब क्लास 12 के लेवल पर तो आपको पता चलेगा जितने भी सूक्ष्मदर्शी हैं उसमें सरल सूक्ष्मदर्शी उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी याद रखिएगा आज से लाइफ में दोस्त, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। डन। आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या बोला है कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस, यानी एक वस्तु है जो उत्तल लेंस के फोकस यानी f तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी मतलब 2f के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है ये हमें बताना है। तो एक बात याद रखिएगा दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको फिगर बना लेना चाहिए था शॉर्टकट में। तो आप फिगर मैंने आपको खूब पढ़ाया है ऐसे उत्तल लेंस करके, तो आप बना सकते हैं या फिर अपने कॉपी पर देख सकते हैं। अगर मैं बनाना स्टार्ट करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट इतना मैं ज़रूर बताऊँगा कि जहाँ का मैं ट्रिक बता रहा हूँ समझिएगा, जहाँ कहीं भी आ रहा है काल्पनिक तो सीधा होना ही चाहिए। काल्पनिक दिया और इधर दे दिया उल्टा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कभी उल्टा नहीं होता, इसलिए तो ऐसे ही गलत हो गया, सबसे बड़ा गलती यही है। अब बचा ये, तो मेरे समझ से या फिर आपके समझ से भी जब बनाइएगा तो ये नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यानी याद रखिएगा कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये बात याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर में बोल रखा है उत्तल लेंस को डॉट डॉट लेंस कहा जाता है। यानी याद रखिएगा उत्तल लेंस को एक और लेंस के नाम से जाना जाता है और उसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्यों अभिसारी बोलते हैं, मैंने लिखवाया है क्योंकि ये प्रकाश के किरणों को अभिसरित यानी कि एक बिंदु पर आकर के मिला देते हैं, इस कारण से हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ओके दोस्त, मैंने ये ऑब्जेक्टिव पहले भी लिखवा दिया है क्लास में भी। तो एक बात क्लास से ही याद आ गया दोस्त, कुछ लोग कहना चाहते हैं कि सर आपका कोचिंग कहाँ है। तो कल के लाइव क्लास में तो मैंने बोला कि पीवीएस मॉल के पीछे, तो एक स्टूडेंट्स पता नहीं नाम की थी, उसने ही बता दी कि हाँ यहाँ है। तो एक स्टूडेंट्स बोली कि ठीक है मैं आऊँगी। तो मतलब कहने का सीधा सा अर्थ है कि अगर आप चाहते हैं आना तो आप आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, देर करिएगा तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। इसलिए चाहते हैं अगर आप लोग या फिर कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं आप लोग, यानी कि छात्र या छात्राएं जो भी चाहती हैं आप लोग आना, तो आप आ सकते हैं। आप मतलब ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण दोनों बैचेस चलाना ज़रूरी है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में वो रखा है अवतल लेंस को डॉट डॉट लेंस कहा जाता है। यानी अवतल लेंस को किस लेंस के नाम से जाना जाता है। तो अवतल लेंस को चूंकि अभी हमने पढ़ा कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाएगा, तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी डाइवर्स कर देता है। डाइवर्स का मतलब होता है अपसारी, यानी अपसरित कर देता है। इस कारण से मैं यहाँ पर बोलूँगा, या फिर आप लोग भी आज से बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, वो ये कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। डन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो मैं हट रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अब हम कुछ और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ओके दोस्त, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रखा है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। यानी कि जो लेंस की क्षमता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, व्यक्त कैसे किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है फोकस दूरी के द्वारा। तो फोकस दूरी के द्वारा तो कुछ हद तक ठीक है, पर पूरा सही नहीं है। और फोकस के दुगुनी द्वारा, ये तो पूरा गलत है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, यस, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये हुआ कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। डन। आगे की ओर बढ़ते। अगला है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है। मतलब हमें ये बताना है कि उत्तल लेंस में है ना कि एक वस्तु का बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है।
और ऐसे में उस वस्तु को कहाँ रखा जाए, इस बात को हमें बताना है। अनंत पर तो हो नहीं सकता, फोकस पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि अनंत पर रखेंगे तो फोकस, फोकस पर रखेंगे तो अनंत, ये तो नहीं होगा। तो आंसर बचा तीसरा, तो क्या हो सकता है, तो यस हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी याद रखिएगा आज से, अगर मैं उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहता हूँ तो मुझे वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखना होगा। डन। अब हम अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्त, जितने भी लोग नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। कम से कम टारगेट बनाइए दोस्त, आप सभी लोग मिल करके पूरा संगठन बनाइए कि एक दिन में 100 लोग का वीडियो दिखवाना है मेरे को। कैसे भी ये टारगेट बनाइए ना, क्योंकि 100 लोग का भला होगा ना तो वो 100 दूसरों को शेयर करेगा, फिर दूसरे को। अब टारगेट बनाइए कि एक दिन में 100 हमने मतलब दिख लेना है, सभी को 100 लोग को दिखवा देना है। तो ये टारगेट रखिए। और कितने लोग 100 मतलब करना चाहते हैं वो कमेंट आज ज़रूर करेंगे, अभी के अभी कमेंट करेंगे कि हाँ मैं सब करवा करके रहूँगा एक दिन, क्योंकि पूरा संगठन मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पूरा संगठन मिलेगा यानी कहने का अर्थ है 100 एक दिन में व्यू आने लगा, एक दिन में 100 मतलब 1-2 घंटा में 100-200 व्यू आने लगा, तो मैं सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक कि संस्कृत का भी करना स्टार्ट कर दूंगा। और मैं ये जो है ना 10th क्लास के उर्दू वाले, उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। बस एक शर्त है कि आप एक दिन में कम से कम 200 व्यू लाना स्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं कुछ टाइम दूंगा इसके लिए, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। मतलब हमें ये बताना है कि मान लीजिए कोई एक किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, ऐसे में आपतन कोण बनता है और अपवर्तन कोण बनता है, तो उन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होते हैं। उन रिलेशन क्या होता है वो हमें बताना है। मैं कुछ हिंट दिया हूँ दोस्त, आप इस हिंट को देख करके इसका सही जवाब बताइए, ठीक है। मैं कुछ सेकेंड वेट कर रहा हूँ, ओके। हिंट देखिए और बताइए फटाफट कौन सा जवाब होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो चलिए आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो देखिए इधर वाला जो एंगल है वो बड़ा है और इधर वाला एंगल छोटा है, तो ऐसा कहाँ मिल रहा है जहाँ पर आर का वैल्यू बड़ा है आई से। तो इधर देखिएगा तो आई बराबर है आर का, तो ऐसा इस रिलेशन के अनुसार तो होगा नहीं और कभी नहीं होगा, ये सत्य है। दूसरा तो आई ग्रेटर देन आर बोल रहा है, यहाँ पर हम जबकि देखने को मिल रहा है कि आर बड़ा है आई से, न कि आई बड़ा है आर से, ऐसा है नहीं है। और न तो ये 0 के बराबर है, तो बचा कौन, ये वाला, यानी सही जवाब क्या होगा, आर ग्रेटर देन आई, यानी कोण आर का वैल्यू आई से क्या है सर, तो बड़ा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करिए दोस्त कि कैसा लगा ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोला है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, मतलब हमें बताना है प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है ना, किस माध्यम में होती है। आप लोग पढ़े होंगे खूब, और अगर नहीं पढ़े हो तो मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो प्रकाश की चाल है ना सबसे अधिक कहाँ होती है, किस में होती है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है कांच में, ऑप्शन नंबर बी में बोल रखा है हीरा में, और ऑप्शन नंबर सी में बोल रखा है शून्य या इसी को बोलते हैं निर्वात, ठीक है, उसमें कि ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। कौन सही जवाब है ये हमें पहचानना है। तो मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि जो प्रकाश की चाल है वो निर्भर करता है अपवर्तनांक पर। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसका प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसके प्रकाश की चाल कम होती है। तो चूँकि अगर हम इन तीनों में से देखें, अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा बात किया जाए जिसका अपवर्तनांक कम की, तो वो मिलेगा ये। इस बात का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी अन्य माध्यमों की तुलना में। यानी याद रखिएगा ये आंसर रटा नहीं जाता है, आपको समझना होगा कि किसका अपवर्तनांक कम है। जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका प्रकाश की चाल मैक्सिमम होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में इसके जस्ट अपोजिट है। उससे पहले दोस्त एक बात, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा उड़ रहे होंगे छोटे छोटे, तो इसलिए क्योंकि मैं नाइट में वीडियो शूट करता हूँ, सो
दिन में समय नहीं मिल पाता है, तो आप लोग के लिए केवल नाइट में वीडियो शूट करता हूं। ऑब्जेक्टिव आपको कवर करवाने के लिए बस, और कोई मुद्दा नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा करिए ना, इस वीडियो को पूरा शेयर करिए ताकि सभी लोग देख सकें। जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए मेहनत करिए। मेरे लिए क्या, अपने दोस्तों को मतलब अच्छा बनाने के लिए, अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप लोग उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में है, प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, मतलब बताना है प्रकाश की जो चाल है सबसे कम किस माध्यम में होती है। इस बात का जवाब आप लोग को देना है। ऑप्शन नंबर ए में वो रखा है इन्होंने कि कांच में, ऑप्शन नंबर बी वायु में, ऑप्शन नंबर सी हीरा में, और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। अब विच वन इज द राइट आंसर फॉर गिवन दिस क्वेश्चन। सवाल है कि कौन सा सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने अभी बताया दोस्त, प्रकाश की जो चाल है सबसे कम की बात किया गया है। इस बात का मतलब उसमें कम होगा जिसका पूर्णांक मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम किसका होता है, इसका कि इसका। तो सिंपल सी बात है, हीरा का पूर्णांक मैक्सिमम होता है। इस कारण से प्रकाश की चाल सबसे कम हीरा में ही होगा। ये मतलब बात पूरे तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में क्या बोला है, स्नेल की नियम। स्नेल का नियम समझते हैं ना, और अगर नहीं समझते हैं तो उस पर का क्वेश्चन करा देता हूँ, आपका माइंड मतलब समझ आ जाएगा कि हाँ ये स्नेल का नियम बोला था। स्नेल के नियम क्या कहते हैं, या स्नेल के नियम के अनुसार निम्न में सही कौन है, हमें बताना। स्नेल के नियम के अनुसार इस सब में से सही कौन है। ऑप्शन नंबर ए कौन है, ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन नंबर बी में बोल रखा है म्यू इज इक्वल टू साइन आई प्लस आर। तो ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, साइन आई प्लस साइन आर, ऐसा पढ़े हैं क्या आप लोग? नहीं, ये तो गलत है। ये भी गलत है, ना तो माइनस पढ़े ना तो प्लस पढ़े। हाँ इतना याद है कि डिवाइड पढ़े थे हम लोग, नहीं है ना। तो कौन डिवाइड वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला है। लेकिन हाँ इस पर आपको ध्यान देना होगा, कल भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, उसमें आर पहले लिखा था। तो आपको माइंड सेट रखना होगा कि आई ऊपर आर नीचे, ठीक है ना, तभी काम चलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब, उसका निर्माण कैसे होता है, ये बात हमें बतानी है। तो मतलब किस लेंस में होता है ये बात हमें बताना है। तो केवल उत्तल लेंस में, ऐसा तो नहीं है। हाँ उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, लेकिन केवल उत्तल लेंस में बोला है तो ये तो एकदम गलत है। अच्छा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि केवल ऐसा थोड़ी ना केवल उत्तल लेंस ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और कोई भी तो बनाते हैं, जैसे अवतल लेंस बनाता है, तो ये भी सही है। तो सवाल है कि एक क्वेश्चन में दो सही हो गया, तो फिर सही जवाब कौन होगा? अरे ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी। यानी मतलब ये हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल लेंस भी करता है, अवतल लेंस भी करता है। इस तरीके से आपका माइंड में कॉन्सेप्ट डालना चाहता हूँ ताकि आपका से व्यक्ति कोई भी पूछे कोई भी क्वेश्चन तो आप कभी भी हिचकिचाए नहीं, आप पूरा कॉन्फिडेंटली बताएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर में क्या बोला है, लेंस की क्षमता P, आपको पता है ना लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, है ना, यानी पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट कर दें, और ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है हमें बताना है। यानी लेंस की क्षमता P बराबर होता है, कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था और ये 2009 में पूछा है, 2009 में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं ये तो हम लोग नहीं पढ़े, नहीं। अच्छा भी तो हो ही नहीं सकता। अच्छा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कौन है व्युत्क्रमानुपाती? ये वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। यानी कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f के। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। तो बहुत लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट के लिए कुछ टाइम दीजिए, तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्त, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में इन्होंने क्या वो रखा है, तो अगला क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि निम्न में से और कौन सा लेंस है
जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन को भी मैंने पीछे वाले वीडियो में करा दिया है, पर फिर भी उसको अलग लैंग्वेज से कैसे पूछता है वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं हर बार कह रहा हूँ कि आपको पढ़ाऊँगा ऐसे कि कोई पढ़ना चाहेगा आपके जैसे। कहने का सीधा सा मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अलग अलग पैटर्न पर मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी वह लेंस कौन सा है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो सबका जवाब आएगा कि हाँ वह लेंस अवतल लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता, अभी हम लोग पढ़े P = 1/f। तो लेंस की क्षमता का इसाई मात्रक क्या होता है ये हमें बताना है। फिर से, लेंस की क्षमता का इसाई मात्रक क्या होता है ये हमें बताना है। तो मैं बता रहा हूँ, तो लेंस की क्षमता का इसाई मात्रक क्या होता है याद रखिएगा आज से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंस की क्षमता का इसाई मात्रक डायोप्टर होता है। ये मुझे कन्फर्म है कि 2017 में पूछा था, आप देख लीजिएगा 2017 में पूछा था। ठीक है, आगे पानी के भीतर, मान लीजिए कि पानी है, ये पानी है और पानी के भीतर मतलब अंदर तैरते मनुष्य, और एक पानी के भीतर मनुष्य तैर रहा है और तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी ये हमें बताना है। फिर से मान लीजिए कि ऐसा इस तरीके का एक पानी है, नदी है, उस नदी के भीतर एक मनुष्य तैर रहा है। मान लीजिए आप में से कोई है, तैर रहे हैं, और ऐसा है कि किनारा पर एक मीनार स्थित है। क्या स्थित है? मीनार स्थित है। मीनार मतलब समझ ही रहे होंगे। तो मीनार स्थित है। अब सवाल है कि वो मीनार कैसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा कहने का मतलब है कि बड़ा दिखाई देगा, कि छोटा दिखाई देगा, कि जितना है उतना ही दिखाई देगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ज़्यादा, कम, जितना है उतना। तो आप लोग बताइए क्या हो सकता है। फिर मैं बता रहा हूँ, चलिए अब मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। चूँकि वह व्यक्ति किससे किस में देख रहा है ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो पानी के भीतर है और किनारे पर स्थित मीनार को देख रहा है, ऊंचाई यानी ऊपर देख रहा है। इसका मतलब वो देख रहा है सघन से विरल में, सघन से विरल में। तो आपको पता है जब भी सघन से विरल में देखा जाता है तो कोई भी चीज़ ज़्यादा ही दिखाई देती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा ही दिखाई देती है। बात अब अच्छे से जानते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन में इन्होंने ये बोल रखा है, शीशे के स्लैब से, शीशे के स्लैब से यानी कांच का आयताकार स्लीव होता था ना, वही वाला बात बोल रहा है इन्होंने कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है। मान लीजिए एक शीशा का स्लैब है, मैं सिखाया था कैसे होता है, इस तरीके का है ना, आयत के आकार का ऐसे होता है। तो शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या क्या उत्पन्न होता है ये हमें बताना है। तो मैं पढ़ा रहा था तो सबसे पहला चीज़ हम लोग कुछ देखे थे, थोड़ा शॉर्ट में इधर मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिएगा, मान लीजिए कांच का आयताकार स्लैब है ना। अब इससे हमें अपवर्तन कराना है, तो इस तरीके का ऐसे, फिर ये गया ऐसे, यहाँ तक मिला, फिर ये डाला हम लोग, तो ये फिर हो गया ऐसे, और फिर ये ऐसे होता था, है ना। तो आप लोगों को याद है, और नहीं याद है तो इधर मैं रिवीजन करा दिया ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव तैयारी करवाऊंगा ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए, और जिस दिन फिट हो गया ना तो फिर समझ लेना क्या क्या होगा। तो मतलब आपको फिट करा देना है ताकि एग्ज़ाम में बेहतर से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सके आप। तो देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। ये इस तरीके का हम लोग फिगर पढ़े हुए हैं, और अगर नहीं पढ़े हुए तो इधर शॉर्ट में रिवीजन करा ही दिया। अब आप इन दोनों के बीच की दूरी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दैट मीन्स कि पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं, है ना। ये वाला पार्श्व विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। डन। दूसरी चीज़ समझिएगा दोस्त, ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी, है ना, ऐसे आ रही थी, ऐसे जाना था इसको, जबकि इसने कैसे चल दिया, ऐसे चल दिया। मतलब इसमें विचलन भी उत्पन्न हुआ है और साथ ही साथ विस्थापन भी उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि विचलन पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए मतलब सही है, पर और भी कुछ होता है, इसलिए अभी ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विचलन पैदा नहीं होता, यही तो गलत है एकदम। ऐसा कभी होगा क्या कि जब प्रकाश की किरण कांच के आयताकार स्लैब से जाए और जैसे वैसे पार कर जाए?
ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, और अगर माध्यम चेंज हो रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है, या ज़रूरी क्या है, एकदम होता ही है कि उसकी दिशा में चेंज आता है हमेशा। इस कारण से ये तो गलत है, एकदम बहुत बड़ा गलती है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन में पार्थ विस्थापन होता है, ये भी सही है, बट कुछ और चीज़ें दे रखा है। वो दे रखा है ए एंड सी। मान लीजिए ये नहीं दिया होता तो कोई एक सही कर लेते, बट अभी दिया है ए एंड सी दोनों, तो ये वाकई में बात सही है, क्योंकि मैंने इधर दिखा रहा हूँ आपको कि जब कांच के तकार स्लिप से अपवर्तन कराया जाता है तो पार्थिविक विस्थापन के साथ साथ विचलन भी पैदा होता है। यानी मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। मतलब फिर से रिपीट करा देता हूँ, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा होता है और साथ ही साथ पार्श्व विस्थापन होता है। उम्मीद है आपको अब समझ आ चुका होगा। तो इतना अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए अब हम और कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहले मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या बोला है वो समझते हैं। 10 में बोल रखा है कि कौन सा लेंस है निम्न में से उसको अभिसारी लेंस के कहते हैं। मतलब एक ऐसा लेंस का नाम बताइए जिसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये वीडियो, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया है, और उसका सेकेंड लैंग्वेज में कैसे पूछता है मैंने उसको इधर लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है अवतल, बी में बोल रखा है उत्तर, सी में बोल रखा है ए एंड बी दोनों। मतलब सी का कहने का अर्थ है कि अवतल भी को अपसारी कहा जाता, सॉरी अभिसारी कहा जाता है, और उत्तल को भी अभिसारी कहा जाता है। ये सी नंबर ऑप्शन नंबर बोलना चाह रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है, ये गलत है। तो नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। अवतल हमने जस्ट पीछे हमने पढ़ा हम लोग कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो बचा क्या बी, यानी मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला में इन्होंने क्या बोला है, निम्न में से ऐसा कौन सा लेंस है, निम्न में कौन सा लेंस है जो, समझिएगा, निम्न में कौन सा लेंस वस्तु का, मान लीजिए कौन लेंस का ऐसा, मतलब लेंस का एक ऐसा नाम बताना है जो किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता हो, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता हो, ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अवतल, उत्तल एंड बी और नॉट। तो हम लोग को पता है कि अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो किसी भी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, कभी भी ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, क्योंकि हमने ये प्रीवियस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन किए थे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन नंबर ए है एकदम रॉन्ग है ना। अच्छा, ए एंड बी तो होगा नहीं, क्योंकि जब ए रॉन्ग हो गया तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ पहले भीड़ कम करिए, फिर देखिए ना अपन मन सही हो जाएगा। और नॉट तो होगा ही नहीं। बचा क्या, बी हो गया सही। देखे ना, कुछ किया हम लोग, आंसर भी नहीं पता था, कुछ माइंड लगाया कि अवतल कभी क्या नहीं बना सकता, वास्तविक नहीं बना सकता। तो अवतल बना नहीं सकता वास्तविक, इसलिए ये तो गलत। ए के साथ ही साथ ऑप्शन नंबर सी भी गलत। अब बचा डी, तो डी भी गलत, इसलिए बचा कौन, बी। तो इसलिए बी सही हो गया। देखिए ना, बिना याद का याद हो गया, इसलिए याद करने के चक्कर में नहीं रहिए, माइंड में डालना सीखिए कैसे रिमेंबर रखना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रकाश की एक किरण है, मान लीजिए एक लाइट है, उसके कुछ रे होती हैं, आपको पता है बहुत सारी रेज होती हैं। तो वो बोल रखा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल से सघन माध्यम में आती है, हमें बताना है कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में आती है। समझिएगा, मान लीजिए इधर बना रहा हूँ मैं, समझिएगा रफ में। ये सपोज एक सतह है, ये सतह का एक आपतित किरण है, और ये यहाँ पर एक लंब डाला गया है। अब ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए हवा है, और ये मान लेता हूँ कि कांच है। तो हवा और कांच में, हवा जो है वह विरल माध्यम हो गया, जो कांच है वो सघन माध्यम हो गया। और क्यों होता है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप क्लास करने आ सकते हैं, या फिर आप
ये यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है फिजिक्स का। ओके, तो चूँकि इसलिए मैं बोलूँगा ये विरल माध्यम हवा को, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम होता है कांच की तुलना में। तो जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम बोलते हैं, और जिसका अपवर्तनांक मैक्सिमम होता है उसको हम लोग सघन माध्यम बोलते हैं। इस कारण से विरल ये हो गया और सघन ये हो गया। देखिए मैं दोस्त बार बार कह रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अलग अलग कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाए। जब आपका एग्जाम आएगा उस टाइम भी एक बार जल्दी से वीडियो को तेज़ी से देख लीजिएगा और मन ही मन याद हो जाएगा। तो उस टाइम जब भी जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी तो लिख लीजिए, लास्ट टाइम में जब एग्जाम आएगा ना, 1-2 दिन क्लोज रहेगा, तो वीडियो को फिर से खोलिएगा और स्पीड कर दीजिएगा थोड़ा ज़्यादा, और उस पर देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपको ये वीडियो मतलब जब तक आजीवन काम देगा, मैं बोलूँ तो आजीवन काम देगा। आपके जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी भाई होंगे, सबके लिए काम देने वाला है। इसलिए मैं ढंग का थोड़ा बना रहा हूँ। तो चलिए आगे बात करता हूँ। ये हमारा विरल है और ये हमारा सघन है। तो ये विरल और ये हमारा हो गया सघन। तो जब प्रकाश की किरण आपको पता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो इस तरीके से कुछ हो जाता है। इसका ये हो गया। तो आपने ये देखा, ये प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, परंतु ये पेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कह सकता हूँ कि अभिलंब से दूर मुड़ गई। देखिए तो दूर मुड़ा नहीं मुड़ा, क्योंकि दूर मुड़ा नहीं, दूर मुड़ने का मतलब उधर चला जाता, बल्कि तो इधर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए गलत। सीधा निकला क्या? नहीं, सीधा तो ये था, सीधा निकला नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। मैं बार बार बोल रहा, भीड़ दूर कीजिए, आपका सही हो जाएगा। अच्छा, सी पर आते हैं। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो देखिए ना, अभिलंब की ओर ना मुड़ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर किसके लिए? बरहवा के लिए। फिर से क्वेश्चन नंबर 12 के लिए रिपीट कर देता हूँ थोड़ा तेजी में। प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में आती है, तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। डन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। उससे पहले स्क्रीनशॉट फटाफट इसका ले लीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके दोस्त, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर में क्या बोल रखा है सुनिएगा। 13 में बोल रखा है कि जब प्रकाश की एक किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश है, उसकी एक किरण है, वह किरण एक माध्यम से, समझिएगा इसको रफ वर्क में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक सतह है, अब इस सतह पर प्रकाश की एक किरण आ रही है, ऐसे है ना, प्रकाश की किरण आई तो आपको पता है कि इधर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जहाँ पर ये मिलती है। उसके बाद बोल रहा है कि एक माध्यम से, यानी इसको मैं माध्यम ले लेता हूँ हवा, इसको ले लेता हूँ हीरा, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। इसको मैंने बोल दिया माध्यम 1 और इसको मैंने बोल दिया माध्यम 2। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से, तो देखिएगा अपने पूर्व पथ से क्या हो गई, तो आंसर सर विचलित हो गई। तो चूंकि अपने पूर्व पथ से विचलित हो गई, तो इस घटना को हम कुछ नाम देते हैं, और इस घटना का क्या नाम देते हैं यही क्वेश्चन ने पूछा है। एक बार फिर से तेजी से रिपीट कर रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में प्रकाश का परावर्तन, नहीं, एकदम नहीं। तो प्रकाश का अपवर्तन सही जवाब है। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताना है निम्न में लेंस सूत्र के लिए कौन सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए थोड़ा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला 1/b - 1/u = 1/f। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बी में बोल रखा है इन्होंने 1/b + 1/u = 1/f। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए। यानी आपको पता है लेंस सूत्र हो जाता है 1/b - 1/u = 1/f। तो ये याद रखना होगा दोस्त कि पहले भी होता है, फिर यू होता है, फिर लास्ट में एफ होता है। ये बात आपको एकदम याद कर जानी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पैटर्न पर आधारित ही बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। 15 में क्या बोल रखा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, यानी हमें बताना है कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रखा है धनात्मक, बी में ऋणात्मक, ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी में दोनों। तो दोस्त मैं पहला काम बता देता हूँ कि डी तो होगा नहीं। आप समझिएगा दोनों तो हो नहीं सकता, कोई एक ही होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। बचा दो में से सही जवाब किसका होना चाहिए? आप याद देखते होंगे कई एक सारे बुक में, तो अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया रहता था उसके पहले प्लस लगाया जाता था,
याद है, जैसे लिखता है ना कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता निकाले। तो इसका मतलब प्लस लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है। यानी यहाँ से बात ये याद रख लीजिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है। और जिनको जिनको पता होगा वो कमेंट नीचे कर देंगे। और पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम आगे की ओर बात करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए आज हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।